हेलो बच्चों, मैं मदन मोहन, वरिष्ठ अध्यापक गणित। बच्चों, आज अपन कक्षा 10 की दूसरी प्रश्नावली बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सभी प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक सभी प्रश्नावलियों का हमने प्रत्येक सवाल हल कर लिया है और अब अपन दूसरी प्रश्नावली पे आते हैं, बहुपद पे। तो बहुपद वाली प्रश्नावली को बिल्कुल बेसिक आधार से समझते हैं कि अगर मान लो इससे आगे वाली कक्षाओं में भी आपने बहुपद को ध्यान से नहीं पढ़ा, लगभग सभी क्लासों में बहुपद की प्रश्नावली 6-7 से शुरू हो जाती है, अलग अलग नाम से, किसी में बीजगणित के नाम से, किसी में चर अचर के नाम से, ठीक है। तो अभी अपने 10वीं में बहुपद के नाम से है प्रश्नावली, तो अपन इसकी बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं कि बहुपद, इसका नाम कैसे है, इसके आगे क्या है, मतलब क्या क्या इसमें काम आते हैं। तो बहुपद की जो सबसे शुरुआत की जो परिभाषा है वो होगी चर। तो चर क्या होता है कि वे राशियाँ होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है तथा जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है, चर कहलाता है। चर क्या होता है? बहुपद चर और अचर से मिलकर बनता है। तो उसमें चर क्या होता है कि जिनका मान हमें पता नहीं होता है। इसका मतलब कि उस सवाल में दी गई शर्तों पर उसका मान होता है, चेंज होता रहता है, पता नहीं होता है। इसका मतलब है उसका मान कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 10 होता है, कभी 5 होता है, जो भी है, तो वो प्रश्न पर आधारित होता है। तो वे राशियाँ होती है, चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता तथा जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है, चर कहलाता है। जैसे x, y, a, b, c आदि। सामान्यतः जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं छोटे ABCD वाले, वो अपन चर के रूप में सवालों में उपयोग करते हैं। उसके बाद है अचर। तो अचर वे राशियाँ होती है जिनका मान हमें ज्ञात होता है तथा जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर नहीं करता। अचर क्या होता है कि वो राशियाँ जिनका मान फिक्स होता है। जैसे 2 को कहीं लिखा आपने तो वो उसका मान हमेशा 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी सवाल में 2 का मान 2 ले लिया, किसी में 5 ले लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो x लिखा है तो x का मान हो सकता है किसी प्रश्न में 2 हो तो अगले ही सवाल में उसका मान 5 हो जाए। तो ये जो x है ये तो है चर जिसका मान चेंज होता रहता है, और ये जो 2 है ये है अचर। ये क्या है? अचर, जिसका मान चेंज नहीं होता है, हमेशा 2 ही रहेगा। जब तक कि अपन गणित पढ़ेंगे उसमें 2 ही रहेगा। तो वे राशियाँ जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है तथा जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर नहीं करता, अचर कहलाता है। जैसे 2, 3, 4, 8, 15 जो भी सामान्यतः जो संख्याएं लेते हैं अपन, वो क्या होती है? अचर। तो अपन दोबारा इन राशियों को कह सकते हैं कि चर वो राशियाँ जो अज्ञात राशियाँ होती है और अचर जो ज्ञात राशियाँ। ज्ञात मतलब जिनका मान फिक्स होता है, अज्ञात मतलब जिनका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब चर और अचर से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बीजगणित के बिल्कुल बेसिक से अपन शुरू कर रहे हैं। चर, अचर, बीजीय व्यंजक, बहुपद की घात, ये आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो चर और अचर से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। कहीं अपने जो छोटी क्लासों में जो प्रश्नावली का नाम भी बीजीय व्यंजक होता है, तो वो मतलब कि छोटे लेवल पे होता है। तो वे राशियाँ जिनमें चर तथा अचर दोनों राशियाँ शामिल होती है, एक पद बनता है, या वे राशि या एक पद बनता है, या एक व्यंजक कह सकते हैं, जिनमें अचर और अचर दोनों राशियाँ शामिल होती है, उनको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर मिलकर एक पद बनाते हैं उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x + 5, 2x + 7, केवल 5 और केवल 3x, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो ये इस तरह के हमारे बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर से मिलकर क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। उसके बाद में अगला जो परिभाषा आती है वो बहुपद की आती है, जो कि हमें प्रश्नावली पढ़नी है। तो बहुपद देखो, बीजगणित में चर, अचर, बीजीय व्यंजक, उसके बाद बहुपद आता है। तो बहुपद क्या होता है कि वे बीजीय व्यंजक, जो बीजीय व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर बनते हैं, तो वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है। ये चीज़ हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि प्रत्येक एक तो चर की घात होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब वो ऋणात्मक या परिमेय संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक, क्या कहलाते हैं? बहुपद। ये 2 चीज़ हमें यहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक तो चर की घात और वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे कि धनात्मक पूर्णांक होती है बहुपद कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बहुपद। जिनमें कि
किसी भी चर की घात जिस चर में वो बीजीय व्यंजक है उस चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, जिसे px, fx, gx आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण, px बराबर लिया मैंने 5x + 7, तो ये क्या होगा, बहुपद। उसके बाद में 2x² + 4x + 7, ये भी एक क्या है, बहुपद। तो बहुपद समझ में आया कि बीजीय व्यंजक में अगर उस बीजीय व्यंजक के चर की घात अगर धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद। आगे नोट डाल के लिखा भी है हमने, आगे एक नोट डाल के लिखा भी है कि बहुपद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक ही होनी चाहिए। घात अगर ऋणात्मक में है या परिमेय संख्या के रूप में है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के लिए स्पेशल कंडीशन ये होती है कि उसमें जो चर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ऋणात्मक या परिमेय संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो प्रश्नावली है वो बहुपद की घात। तो बहुपद की घात में, बहुपद पढ़ने के बाद बहुपद की घात में क्या आता है कि किसी भी बहुपद में अधिकतम घात वाले पद की घात क्या कहलाती है, बहुपद। कोई भी हमें जैसे जो बहुपद है उसमें जो अधिकतम घात है उसको क्या कहते हैं, बहुपद की घात। तो इस बहुपद की घात से संबंधित सवाल अपने प्रश्नावली में आएंगे, तो वो भी अपन इस परिभाषा से कर सकते हैं कि जो किसी भी बहुपद में जो अधिकतम घात होगी, उसमें कई घातें होती हैं लेकिन जो अधिकतम घात होगी चर की, वो अपन उसको क्या कहेंगे, बहुपद की घात। जैसे मैंने बहुपद लिए उदाहरण कि 4x + 2 में बहुपद की घात कितनी है। देखो यहाँ चर x है और इसकी घात क्या है, 1। यहाँ पे जैसे 1 है तो उसको लिखते नहीं है नॉर्मली, तो इसको 1 मान के चलते हैं। तो 4x + 2 में बहुपद की घात कितनी है, 1। उसके बाद अगला जो उदाहरण है 2y² - 3y + 4 में बहुपद की घातें कितनी है। जैसे देखो y की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, लेकिन हमने जो अधिकतम घात 2 है तो इसकी जो बहुपद की पूरी की घात क्या हो जाएगी, 2। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट उदाहरण है 7z6 - 3/2z4 + 5z3 + z-8 में बहुपद की घातें कितनी। देखो इसमें z की कई घातें हैं, 4 है, 3 है, 1 है, लेकिन जो अधिकतम घात अपन को लेनी है वो क्या है हमारे पास, 6। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 6। तो अभी समझ में आया कि बहुपद की घातें क्या होती है कि उस बहुपद में जो अधिकतम घात होगी वो उस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो इस अपन ये बेसिक आधार पर बहुपद शुरू कहाँ से होता है, चर, अचर, बीजीय व्यंजक, चर और अचर से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक में अगर उस चर की घात धनात्मक पूर्णांक का तो वो बनता है बहुपद। फिर बहुपद में बहुपद की घात कौन सी ली जाती है, जो उस बीजीय व्यंजक में जो अधिकतम घात होती है उसको क्या कहेंगे, बहुपद की घात। अब इसके आगे अपन आगे आते हैं। हाँ बच्चों, बहुपद की घात पढ़ने के बाद अपन अब आगे आते हैं बहुपद के प्रकार कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बहुपद के जो छठा पॉइंट है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं वो देखिए। बहुपद के प्रकार होते हैं, एक तो 2 प्रकारों से इसको विभाजित किया गया है, एक तो पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो पदों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। अब देखो पदों के आधार पर और घात के आधार पर 2 प्रकार से बटा गया है। तो पदों के आधार पर जिसमें एक पद होता है उसको एक पदीय बहुपद, जिसमें 2 पद, देखो यहाँ 2x + 5 तो 1 और 1 2 पद हो गए, इसमें केवल 1 पद था तो एक पदीय का, इसमें 2 पद थे तो 2 पदीय का, इसमें देखो 1 2 3 पद हो गए। मतलब पदों का डिवाइडेशन मतलब अलग अलग कैसे होता है, उनके बीच में प्लस या माइनस में से कोई चिन्ह अगर विद्यमान है तो उसको अलग अलग पद मानते हैं। तो इसमें 3 पद हो गए तो त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार घात के आधार पर भी बहुपद को 3 भागों में बांटा है, एक घातीय या दूसरा इसका नाम है रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद जिसमें कि जो चर होता है उसकी एक घात होनी चाहिए, इसका व्यापक रूप है ax + b, जहाँ a ≠ 0, मतलब जो चर वाला गुणांक है या चर वाला जो अचर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो रैखिक बहुपद का उदाहरण एक ax + b = 0 व्यापक रूप। द्विघातीय बहुपद जिसमें घात अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। हमने अभी पढ़ा था कि बहुपद की घात क्या होती है कि किसी भी बीजीय व्यंजक या बहुपद में जो अधिकतम घात होती है उस चर की, वही उसकी घात कहलाती है। तो देखो इसमें अधिकतम घात 1 है तो इसमें ये एक घातीय बहुपद हो गया। इसमें अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। इसमें अधिकतम घात 3 है
तो ये कितना हो गया, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो जो घातों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आगे तो पता चल गया बहुपदों के प्रकार। उसके बाद आगे बहुपद के शून्यांक। अब हमें बहुपद के शून्यांक प्रश्नावली में अपन निकालेंगे, तो बहुपद के शून्यांक भी पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं। तो माना px एक बहुपद है, तब x के वे मान जिनके लिए px का मान 0 हो जाए, जो भी हमारा बहुपद है उस चर के वे मान जो उसको 0 कर दें, उसको बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्यांक। अब शून्यांक बहुपद में कितने शून्यांक होंगे वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपना को इतना ध्यान रखना है कि बहुपद के वे मान, चर के वे मान जो उस बहुपद के मान को 0 कर दें, वो उसके क्या कहलाते हैं, शून्यांक। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया छोटा सा, px बराबर x-4 है, तो इसमें मान लो मैंने x बराबर 4 रखा, तो px बराबर 4-4 0 हो गया। x की जगह 4 रखा तो 4-4 0 हो गया, तो इस px जो x-4 है उसका क्या हो गया, एक शून्यांक। ठीक है, अब बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है कि चित्र की सहायता से या ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यांक कैसे अपन पता कर सकते हैं। तो उसके लिए भी, इससे भी संबंधित अपने जो प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज जो 2.1 पढ़ेंगे, वो पूरी प्रश्नावली केवल इसी परिभाषा पे आधारित है। तो इस परिभाषा को अपन को ध्यान से समझनी है कि 2.1 प्रश्नावली केवल ये जो 2 लाइनों की परिभाषा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पर आधारित है। केवल इस लाइन को अगर विशेष तौर से ध्यान से समझ लिया तो अपने 2 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एक भी सवाल नहीं बचेगा और पूरा बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ होता है कि किसी बहुपद y बराबर px का ग्राफ, जितने जो भी हमें ग्राफ दिया होता है, जितने बिंदुओं पर x को प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है। देखो यहाँ दोनों चीज़ें लिखी है, प्रतिच्छेद और स्पर्श। प्रतिच्छेद भी कर सकता है और स्पर्श करके वापस घूम सकता है। तो प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है तो उस बहुपद के उतने ही शून्यांक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ है हमारे पास, ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ दिया हुआ है, और उसको उस बहुपद वाला ग्राफ, जो बहुपद का ग्राफ है, वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर या तो प्रतिच्छेद कर रहा हो या स्पर्श कर रहा हो। तो देखो मैंने एक उदाहरण भी लिया है यहाँ पे कि ये कोई ग्राफ है, ये हमारा बहुपद का ग्राफ है। तो बहुपद का ग्राफ देखो ये ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, तो x केवल अपन को ये देखना है कि इस x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, y को कितने पे काट रहा है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अभी केवल x पे देखना है। तो देखो x पे पहले तो a बिंदु पे काट रहा है, यहाँ से चल के वापस जाके किया तो b पे काट रहा है, और आगे जाके किया तो c पे काट रहा है। तो 3 बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इस ग्राफ में x अक्ष को 3 स्थान a, b तथा c बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः इसके शून्यांक कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3। तो अपन ग्राफ की सहायता से भी उसके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, जो कि प्रश्नावली 2.1 में अपन सारे सवालों में यही करेंगे कि उसमें ग्राफ दिए हुए हैं और उस ग्राफ को देखकर अपन को पता लगाना है कि इस ज्यामितीय आकृति में कितने शून्यांक होंगे। तो अपन को ये चीज़ ध्यान से विशेष ध्यान रखनी है कि किसी भी ग्राफ में जो बहुपद का ग्राफ है वो x अक्ष को जितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, y बराबर px मतलब ये x अक्ष पर, अगर यहाँ पे देखो x बराबर py आ गया तो अपन को y अक्ष पे देखना है, लेकिन हमने अभी x अक्ष पे देखना है क्योंकि जो पॉलिनॉमियल है या बहुपद है वो x में है। तो x अक्ष पर देखना है कि x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर हमारा बहुपद अलग है, जैसे x बराबर py है, तो अपन को y बिंदु y अक्ष पे देखना था, लेकिन अब में अभी केवल x अक्ष की बात हो रही है। तो x अक्ष पर वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उससे अपन वो शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। उसके आगे देखो बहुपद के अपन ने पढ़े थे कि शून्यांक कितने होंगे, किसी भी बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। तो उसकी स्थिति अपन आगे यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं कि बहुपद के जो शून्यांकों की संख्या है वो बहुपद की घात के बराबर। अब अपन जो भी बहुपद दे रखा होगा उसमें घात तो वो देगा ही देगा, तो घात से अपन पता कर सकते हैं कि उसमें कितने शून्यांक होंगे। तो बहुपद के शून्यांकों की जो संख्या होगी वो बहुपद के घात के बराबर होगी, जितनी उसमें घात होगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। आगे जैसे कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे y बराबर ax प्लस b, इसका शून्यांक 1 है, मतलब x की घात 1 है तो इसका शून्यांक भी 1 हो गया और इसकी घात भी 1 हो गई। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में शून्यांक कितने हो गए, 3। शून्यांक कितने हो गए, 3 कैसे हो गई, क्योंकि इसमें अधिकतम घात भी 3 है तो इसके शून्यांक भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार अपन बहुपद की ये परिभाषाओं और इस थ्योरी से ही अपन बहुपद के सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। उसके आगे बेटे
उसके बाद बच्चों अपने इस थ्योरी का 9वां बिंदु आता है कि किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। कहने का मतलब उसके जो बहुपद के शून्यांक और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है तो शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग -b/a। -b/a कहाँ से आया? -b है x का गुणांक और a है x² का गुणांक, ये ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है लेकिन दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। b है -x का गुणांक और जो a है वो है x² का गुणांक। इसी प्रकार ये शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा होता है c/a। c मतलब अचर पद और a मतलब x² का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। ये भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है, कि इनके गुणांकों में ये संबंध होता है। उसके बाद जो 10वां बिंदु है वो है कि शून्यांकों के योग तथा गुणनफल से द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जो कि हमें प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, उस पर अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल मतलब इस सूत्र से सवाल होंगे। तो ये कह रहा है कि अगर हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा तथा शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो सूत्र होगा वो ये होगा कि द्विघात जो बहुपद होगा वो x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x, शून्यांकों के योग के साथ x गुणा हो प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये अपन ये सूत्रों में बस x² और यहाँ पे शून्यांकों का योग रख देंगे, यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल रख देंगे और अपन आगे हल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? द्विघात बहुपद। उसके बाद आगे जो अगला बिंदु है 11 नंबर, वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये भी अपन पढ़ेंगे इस 2.3 प्रश्नावली में, विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें कि हम बहुपदों का विभाजन करेंगे या डिवाइडेशन भाग जो सीखेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद px और शून्येतर बहुपद gx, px और gx के लिए दो ऐसे बहुपद qx और rx का अस्तित्व होगा कि जो px का मान है वो gx गुणा qx प्लस rx। जैसे अपन वो पढ़ते थे ना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो ये इस तरह का ही है कुछ कि ये जो px है भाज्य है और gx भाजक और भागफल और ये rx का शेषफल, जहाँ पे rx क्या होगा 0 और यह होगा जो घात ऑफ rx की होगी वो छोटी होगी घात gx से, ठीक है। तो इस तरह अपन इस 11 नंबर में भी बहुपद के विभाजन का एल्गोरिथम पढ़ेंगे। इस प्रकार हमें इसकी थ्योरी पूरी हुई और अब इसके प्रश्नावली के सवाल अपन निकालेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।